नमस्कार, आप देख रहे हैं मोटिवेशन विद मीना। आईसीएसई बोर्ड के नतीजे आ चुके हैं। 10th और 12th क्लास के रिजल्ट्स घोषित कर दिए गए हैं। मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगी समृद्धि तिवारी से, जिन्होंने 10th क्लास में टॉप किया है। उन्होंने हासिल किए हैं 99.60% मार्क्स। कई सब्जेक्ट में उनके 100% मार्क्स है, जैसे मैथ, इकोनॉमिक्स में 100% मार्क्स हासिल किए हैं समृद्धि ने। हम उनसे बात करेंगे कि ऑनलाइन पढ़ाई के इस दौर में उन्होंने कैसे अपनी स्टडीज़ पे फोकस किया, क्या उनका पढ़ने का तरीका था जिसकी वजह से वो टॉपर हुई हैं। मेरे साथ जुड़ रही हैं समृद्धि। समृद्धि, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। 10th में आपने टॉप किया है। आर यू हैप्पी विद योर रिजल्ट? यस मैम, आई एम वेरी हैप्पी। ओके, क्योंकि ये साल भर की मेहनत के हिसाब से हमें रिजल्ट मिला है। आपको उम्मीद थी कि आप इतने आपके 99 मतलब ऑलमोस्ट आपने 100% मार्क्स हासिल किए, 99.60% आपके मार्क्स हैं, तो ये आपकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग है? ऑफ कोर्स मैम, क्योंकि हम लोग शुरुआत से ही मैं इसी हिसाब से पढ़ रही थी कि हमारे बोर्ड्स होंगे। तो मैंने हर एक क्लास में जितने भी टेस्ट हुए, जितने भी एग्जाम्स हुए, मैंने उन्हें ऐसे ही दिया जैसे मेरा आखिरी बोर्ड्स है। तो मेरे लिए ये एक्सपेक्टेड था। रिजल्ट्स आने के बाद से आपको व्हाट काइंड ऑफ रिएक्शन यू आर गेटिंग फ्रॉम योर टीचर्स, पेरेंट्स और जो भी फैमिली मेंबर्स हैं, किस तरह के रिएक्शन मिल रहे हैं आपको? एवरीवन इज वेरी हैप्पी। सब लोग बहुत खुश हैं, स्पेशली टीचर्स और पेरेंट्स। गर्व भी है उन्हें और साथ में खुशी भी बहुत है। समृद्धि, इस बार का जो रिजल्ट्स रहे हैं वो देखिए एक बहुत ही अजीब सी सिचुएशन रही है। काफ़ी समय से स्कूल्स बंद हैं, पढ़ाई नहीं हो पा रही, बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, लॉकडाउन रहा है। इस बार बिना एग्ज़ाम के ही रिजल्ट्स घोषित किए गए हैं। जो आपकी इंटरनल एग्ज़ाम्स हुए और आपकी जो 9th की परफॉर्मेंस रही उसके अकॉर्डिंग किया गया, तो जो ये पैटर्न था रिजल्ट्स घोषित करने का, इससे आप एग्री करती हैं? आर यू हैप्पी, आर यू सेटिस्फाइड, ये आपका कोई सजेशन है? काउंसिल ने अपनी तरफ से 100% एफर्ट किए कि वो सारे बच्चों को सेटिस्फाई कर सके, और उन्होंने हमारी मेहनत के हिसाब से जो पिछले साल और इस साल हम लोगों ने करी, उसी हिसाब से उन्होंने मार्क्स दिए। ऑल्सो आई वुड लाइक टू मेंशन कि 9th में हमारे बोर्ड्स हुए थे, क्योंकि हमने 9th में काउंसिल से पेपर आया था। सो दैट ऑल्सो वी आर प्रिपेयर्ड लाइक इट वाज आवर बोर्ड्स। तो इसी हिसाब से मार्क्स हम लोग को मिले। तो मुझे लगता है काउंसिल ने जो भी डिसीजन लिया बहुत ही सोच समझ के और सबको शामिल करके सबको खुश करने के लिए ऐसा डिसीजन लिया गया। तो इट वाज वेरी सैटिस्फाइंग। ओके, अच्छा, अब मैं समृद्धि, आपके जो मार्क्स है वो मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ में शेयर करना चाहूँगी कि समृद्धि ने बहुत अच्छे मार्क्स हासिल किए। इंग्लिश में इनको मिले हैं 99, हिंदी में 99, मैथ में 100, हिस्ट्री, सिविक्स और ज्योग्राफी में भी इनको 100 मार्क्स मिले हैं, इकोनॉमिक्स में 100 मिले हैं और कॉमर्शियल एप्लीकेशन में 97। तो समृद्धि, मैं सबसे पहले मैं बात करूंगी जिन सब्जेक्ट में आपको 100 मिले, यानी मैथ, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स में आपने 100%। तो रियली मतलब आपने कैसे पढ़ाई की कि आपको 100%, मतलब एक भी नंबर नहीं कटा आपका? हिस्ट्री और जहाँ तक बात है हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स की, ये मेरे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स रहे हमेशा से ही। और 9th क्लास से ही मैंने इसमें मेरे हमेशा 100 या 95 अबव ही आते रहे थे, इंटरनल में भी। सो इसमें मुझे श्योरिटी थी कि बोर्ड्स में मुझे 100 मिल सकते हैं इसमें। जहाँ तक बात है मैथ्स की, मैंने मैथ्स में बहुत वर्क किया, जैसे कि प्रैक्टिस बहुत करी। कुछ मैंने डिवीजन किया कि कौन से चैप्टर्स इजी हैं, मॉडरेट हैं और डिफिकल्ट हैं। सर्कल्स हो गए, ट्राइंगल्स, जो कि डिफिकल्ट चैप्टर्स हैं, उनकी ज्यादा प्रैक्टिस करी। जो लास्ट का 1 महीना बचा था प्री बोर्ड से पहले का, उसमें सारे चैप्टर्स को कोशिश करा कि लगाऊं और रिवीजन करूं। हमारे टीचर्स ने हमें शीट्स प्रोवाइड करी थी, तो वो भी मैंने प्रैक्टिस करी। तो आई थिंक मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट था जिसमें 100 आई वाज एक्सपेक्टिंग ऑल्सो, और मुझे खुशी भी हुई क्योंकि मैथ्स में सबसे ज्यादा मेहनत करी थी।
ओके। अच्छा समृद्धि, एक चूंकि अभी इस साल जो बच्चे 9th पास करके 10th में जाएंगे, और एक मैं आपसे बात करना चाहती हूँ कि आपने जैसे कहा कि आपने देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आपने 9th में भी आप बहुत सीरियसली, यानी कि आपने 9th में भी अपनी स्टडीज़ को बहुत सीरियसली लिया, प्री बोर्ड के एग्ज़ाम को बहुत सीरियसली लिया, क्योंकि जो आपके मार्क्स आए 100% मार्क्स, डेफिनेटली आपने कभी ये नहीं सोचा होगा कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं उनको लगता है प्री बोर्ड है, उसको वो बहुत सीरियस नहीं होते, उन्हें लगता है जब मेन बोर्ड आएगा तब हम मेहनत करेंगे, या 9th में उन्हें लगता है नहीं 10th आएगा तब मेहनत करेंगे। आपने कैसे, मतलब क्या वो सिचुएशन, जो कि लॉकडाउन चल रहा था और पढ़ाई नहीं हो पा रही थी, तो उस दौरान कैसे आपने स्टडीज़ में फोकस किया और नहीं कहा कि नहीं अभी मेरे सामने जो एग्ज़ाम है इसमें मैं सीरियस रहूँगी, आगे जो होगा देखा जाएगा? मेरे लिए 10th में मैंने हमेशा से सोच के रखा था कि बोर्ड्स होंगे, भले ही कोविड के जितने भी केसेस हो, मुझे उसी हिसाब से प्रिपरेशन करनी है कि बोर्ड्स होंगे। तो प्री बोर्ड्स आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं आपकी बोर्ड्स की प्रिपरेशन के लिए। अगर आपके प्री बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स आते हैं तो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप अपने बोर्ड्स में 100% परफॉर्म करेंगे अच्छा। स्पेशली 9th क्लास 10th के लिए बेस होता है। अगर आप 9th में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं तो 10th में आपके लिए डिफिकल्टी आती है। तो मुझे लगता है 9th और 11th बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस होती हैं, चाहे वो कोई भी बोर्ड क्यों ना हो, और हर एक स्टूडेंट को उसमें परफॉर्म करने की कोशिश करनी चाहिए अच्छा। अच्छा, जब लॉकडाउन चल रहा था और आप ऑनलाइन पढ़ाई कर रही थी, घर में रह रही थी, टीचर से ऐसे फेस टू फेस नहीं मुलाकात हो पा रही थी, आप स्कूल नहीं जा रही थी, तो उस दौरान कभी ऐसा लगा कि आप अपनी स्टडी से, एक होता ना डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, घर में अलग तरीके की बातें हो रही हैं और एक स्कूल से हट के घर का माहौल होता है, कभी पढ़ाई में आपको लगा कि डिस्टर्बेंस हो रहा है? ऐसा कभी नहीं हुआ, क्योंकि मेरा स्कूल बहुत सपोर्टिव है इस मामले में। हमारे स्कूल ने कोशिश करी कि जितनी भी टीचर्स थी वो एक्स्ट्रा क्लासेस ले रही थी, कॉल करके बच्चों के डाउट्स क्लियर कर रही थी। तो हमेशा आपके अंदर एक अपने आप ही आ जाता है कि हाँ मैं बोर्ड्स दे रही हूँ, मुझे इस हिसाब से प्रिपरेशन करनी है। स्पेशली मेरी फैमिली, उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया, खासकर मेरे पेरेंट्स ने। वो हमेशा मतलब मुझे मोटिवेट करते थे, लेकिन उन्होंने कोई प्रेशर नहीं रखा कि तुम इतने घंटे पढ़ो या मतलब तुम्हें इतने मार्क्स लाने ही लाने हैं। अच्छा, इस दौरान जब आपकी ऑनलाइन पढ़ाई चल रही थी, आप स्कूल नहीं जा रही थी, तो मॉर्निंग से इवनिंग तक आपका क्या रूटीन रहता था? कैसे, मतलब होता ना बच्चे घर में हैं तो एनी टाइम सो के उठ गए, किसी भी टाइम खाना खा लिया, टीवी भी देख रहे हैं, कोई रिलेटिव आ गए या मम्मी पापा बात कर रहे हैं, घर का कुछ ऐसा माहौल है, उस दौरान आप स्टडीज़ पे ही फोकस करें, इसके लिए आपका रूटीन क्या था? सुबह तो ऑफकोर्स ऑनलाइन क्लासेस थी और मैं कोशिश करती थी कि मैं ज्यादा देर तक ना सोऊं, क्योंकि उससे आपकी एफिशिएंसी कम हो जाती है। तो इट्स इम्पोर्टेंट कि आप सुबह उठें, और क्लासेस अटेंड करने के बाद थोड़ा ब्रेक लेती थी। ऑफकोर्स मैं भी नॉर्मल स्टूडेंट की तरह टीवी देखती हूँ, बट मैं सोशल मीडिया पे कभी एक्टिव नहीं रही, और वो सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन होता है। सोशल मीडिया से आप दूरी बना लीजिए। अगर आप हैं तो बोर्ड्स के लिए अब फोन अपना अलग कर लीजिए, और अगर आपका मतलब फोन तो इस समय नीड है, तो ऑनलाइन क्लासेस के अलावा कोशिश करिए कि आप फोन ना यूज करें ज्यादा। और आप अपनी अगर ऑनलाइन क्लासेस अच्छे से आपने अटेंड करी है तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप अपना स्कूल मिस कर रहे हैं या आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहे, क्योंकि टीचर्स ने बहुत एफर्ट्स किए हैं। फिर शाम को मेरा रूटीन होता था पढ़ने का, और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं कभी भी घंटे के हिसाब से ना पढूं, मेरा जितना मन होता है मैं उसी हिसाब से पढ़ती हूँ। और मेरी कोशिश प्रैक्टिस से ज्यादा होती है, खासकर मैथ्स और इंग्लिश लैंग्वेज, क्योंकि इंग्लिश हमारा कंपलसरी सब्जेक्ट है और मैथ्स थोड़ा सा मेरा ऐसा सब्जेक्ट था जिसमें मुझे स्कोर करना जरूरी था, बिकॉज इट वॉज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट। और मैं भी खुद भी चाहती थी कि मेरे मैथ्स में अच्छे मार्क्स आए। ओके। वैसे अगर फिर भी आपने कहा कि आप घंटे के हिसाब से नहीं पढ़ती थी, फिर भी मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए जानना चाहती हूँ कि अगर आप मॉर्निंग में आप कितने बजे सो के उठती थी? आई थिंक 7 और 7:15। ओके। तो जैसे आपने 7 बजे आप सो के उठ गई, आप कितने घंटे, देखिए बहुत जो बच्चे ब्रिलियंट बच्चे होते हैं, टॉप करते हैं, ज़्यादातर देखा गया कि जो सेल्फ स्टडी है, आपने भी कहा कि प्रैक्टिस पे आप ध्यान देती थी, तो सिर्फ टीचर्स को पढ़ाने पे नहीं, ऑनलाइन, तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि कितने घंटे ऑनलाइन आप अपनी टीचर से पढ़ती थी, और उसके बाद खुद से यानी सेल्फ स्टडी से आप कितना पढ़ती थी?
हमारे ऑनलाइन क्लासेस का रूटीन 8:30 टू 1:20 होता है। ओके। उसमें अटेंडेंस भी होती है, ब्रेक भी मिलता है बीच में। उसके बाद 2 घंटे का मैं ब्रेक लेती थी, क्योंकि आप बहुत एग्जॉस्ट हो जाते हैं ऑनलाइन क्लासेस करने के बाद, आपकी आंखों पे बहुत असर पड़ता है। तो उसके बाद मैं कोशिश करती थी कम से कम 2 3 4 घंटे तो पढूं, और अगर उससे ज्यादा मेरा मन होता था तो मैं कोशिश करती थी उससे ज्यादा पढूं। मैं ब्रेक लेती थी बीच में, जैसे 25 मिनट्स का या 15 मिनट्स का, बिकॉज आपके ब्रेन का एक एफिशिएंसी होती है जिसके बाद वो वर्क नहीं कर पाता है। सो इट्स इम्पोर्टेंट कि आप बीच में ब्रेक लें, क्योंकि उसके बाद अगर आप ब्रेक नहीं लेते, लगातार पढ़ते हैं, तो आपका कंसंट्रेशन कम होने लगता है। तो अच्छा, 4 घंटे तो समृद्धि, मैं मैक्स। उन सब्जेक्ट्स के बारे में बात करूंगी जो आपका, जैसे आप मैथ आपने कहा आपको बहुत अच्छी लगती है और आपने 100% मार्क्स हासिल किए। मैथ में कैसे, मतलब आप पढ़ाई, कोई आपने जो आपके कोर्स में बुक चलती थी वही आपने पढ़ा या कोई एक्स्ट्रा बुक ली आपने? नहीं, मैंने कोई एक्स्ट्रा बुक नहीं रेफर करी, और वो जरूरी भी नहीं है। आपकी कोर्स वो मोर देन इनफ होती है, और बाद में आपको टीचर्स जो नोट्स प्रोवाइड कर रही हैं, शीट्स प्रोवाइड कर रही हैं, उसे जरूर लगाना चाहिए, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने चाहिए। और मैं ये नहीं कहूंगी कि मेरा मैथ्स फेवरेट सब्जेक्ट रहा है, बट हाँ, टीचर्स के एफर्ट्स की वजह से और उनका मुझ पे इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस था कि मैं स्कोर कर सकती हूँ। मेरी मैथ्स की जो टीचर हैं, उनको वो मुझे एक्स्ट्रा क्लासेस मेरी लेती थी, तो उस वजह से लास्ट तक आते आते मैं श्योर हो गई थी कि आई विल स्कोर अबव 95। ओके। तो मैथ को कितना टाइम, मतलब आप मैथ की, आपने कहा कि प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। आपने जो स्कूल में चैप्टर्स पढ़ाए गए मैथ बुक के, वो जो होता है ना, कुछ बच्चे होते हैं कि एक चैप्टर को कई बार वो प्रैक्टिस करते हैं, कई बार उसको रिवाइज करते हैं। अब मैथ के बारे में डिटेल में बताइए कैसे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो भी 9th पास करके 10th में आए हैं वो भी चाहते हैं कि उनके 100% मार्क्स आए। तो आप बताइए कि मैथ में 100% मार्क्स हासिल करने का क्या फॉर्मूला है, क्या तरीका है? मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपसे रोज प्रैक्टिस मांगता है। तो ऐसा ना करें कि आपने 3 दिन मैथ्स करी, उसके बाद आप बिल्कुल भी मैथ्स ना छुएं। रोज आप थोड़ी थोड़ी सही, लेकिन मैथ्स करने की कोशिश करें। रोज एक चैप्टर लगाने की कोशिश करें। आईसीएसई में बुक्स में आपको एग्जाम्पल्स भी मिलेंगे, तो एग्जाम्पल्स लगाइए, वो बहुत जरूरी होते हैं। और चैप्टर को डिवाइड करना भी जरूरी है कि ये इसका डिफिकल्ट पार्ट है, ये मॉडरेट है, ये इजी है। तो हर टाइप के क्वेश्चंस लगाइए, और मिक्स बैग लगाइए, वो बहुत जरूरी होता है। क्योंकि कभी कभार होता है आप चैप्टर वाइज तो करने लगते हैं क्वेश्चंस, लेकिन जब आप एग्जाम में मिक्स बैग फेस करते हैं तो प्रॉब्लम्स आती है। मेरे साथ ऐसा होता था, तो मैंने मिक्स बैग्स लगाए, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करे। मुझे लगता है 10 इयर्स अगर आप सॉल्व करें तो उससे आपको बहुत मदद मिलेगी। आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है कि आप पेपर कर सकते हैं। ओके। समृद्धि, ये बहुत अच्छी बात है कि देखिए मैथ में भी आपके 100% मार्क्स है और इकोनॉमिक्स में भी 100% है। तो ये जो बैलेंस है, मतलब इकोनॉमिक्स से आपको कितना प्यार है? इकोनॉमिक्स आप पसंद करती हैं, आपको अच्छा लगता है पढ़ना? इकोनॉमिक्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट रहा है, हमें मतलब 9th क्लास से मुझे एक अलग सा इंटरेस्ट है इकोनॉमिक्स में। तो मुझे इकोनॉमिक्स में मैं श्योर थी कि मेरे 100 आएंगे, क्योंकि मेरे प्री बोर्ड्स में और उससे पहले जितने भी 9th और 10th में भी एग्जाम्स हुए, उसमें भी मैं अबव 95 ही स्कोर कर रही थी। तो इकोनॉमिक्स में मैं 100% श्योर थी। इकोनॉमिक्स भी आपसे प्रैक्टिस मांगती है, डिमांड और सप्लाई के जो कर्व्स हैं, अगर आपको अच्छे से आप ड्रॉ कर लेते हैं, आपको कंसेप्ट पता है। इकोनॉमिक्स को रटना नहीं चाहिए, उसे आप समझिए। वही अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ गया तो आप आंसर अपने मन से फ्रेम करके लिख सकते हैं। वो बहुत जरूरी है कि आप इकोनॉमिक्स को समझे, ना कि याद करें। ओके। अच्छा, एक तो देखिए समृद्धि, एक होता है पढ़ना, जैसे आपने कहा कि हाँ आपने कॉन्सेप्ट को समझ लिया, रटना नहीं है, समझना है और प्रैक्टिस करनी है। लेकिन जो टॉपर होते हैं, यानी जो 100% मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट होते हैं, उनकी कॉपी कैसी होती? तमाम स्टूडेंट ये जानना चाहेंगे, कैसी कॉपी आप लिखती थी कि एग्जामिनर एक भी नंबर नहीं काट पाया? तो आपकी राइटिंग स्किल क्या थे? हैंड राइटिंग बहुत अच्छी, क्या आपका तरीका? ये आप मुझे हमारे स्टूडेंट के साथ में शेयर कीजिए। हमारे स्कूल में प्रेजेंटेशन पे, नोटबुक वर्क्स पे बहुत ध्यान दिया जाता है। और मेरे फादर भी मुझसे हमेशा, मतलब बोर्ड्स में जब भी हम डिस्कशन करते थे, तो हमेशा मुझसे ये कहते थे कि आपने कितना पढ़ा, इट डजंट मैटर जब तक आप पेपर पे उसे लिख कर नहीं आते हो। तो प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है। आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं,
इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी हो, आप आंसर्स नीटली लिखें, आप फिनिशिंग लाइन कोशिश करें कि आप ड्रॉ कर सकते हैं। और मेरी हैंड राइटिंग थोड़ी सी मैं नहीं कहूंगी कि बहुत अच्छी हैंड राइटिंग है मेरी, बट हाँ मैंने बोर्ड्स के लिए इम्प्रूवमेंट करी, क्योंकि मैं नोट्स लिखती थी और कोशिश करती थी कि मैं अपनी हैंड राइटिंग इम्प्रूव करूं। और कीवर्ड्स अंडरलाइन करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जितना आप अच्छा आंसर लिखेंगे, जितना आप ऐसा आंसर लिखेंगे जिसमें कीवर्ड्स हैं और एग्जामिनर को ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े, उसमें आपको मार्क्स भी अच्छे मिलेंगे। अगर एग्जामिनर ज्यादा मेहनत कर रहा है आपका पेपर चेक करने में, तो ऑफ कोर्स डिडक्शन भी करेगा मार्क्स के। ओके, बहुत अच्छा से समृद्धि। अब ये बताओ, पढ़ाई के अलावा और क्या आपकी हॉबीज हैं? मुझे डांसिंग अच्छी लगती है, मुझे माइथोलॉजिकल शोज और माइथोलॉजिकल स्टोरीज बहुत अच्छी लगती है, हिस्ट्री बहुत अच्छी लगती है। तो क्या आप कल्चरल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करती थी स्कूल में? यस, मैं साउथ जोन से डिबेट में मैं फर्स्ट आती रही हूँ, तो डिबेट्स, जीके की जो क्विज होती है उसमें मैं स्कूल की तरफ से रिप्रेजेंट कर चुकी हूँ बहुत बार। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब समृद्धि, जैसे आपके देखिए मैथ में बहुत अच्छे मार्क्स आए, इंग्लिश में आए, तो ये तमाम स्टूडेंट जानने चाहेंगे कि आपने साइंस स्ट्रीम को क्यों नहीं चुना? क्योंकि मैं श्योर थी कि मुझे क्योंकि मुझे 8th से ही मतलब पीसीएम में इतना इंटरेस्ट नहीं था, पीसीबी में सॉरी, इतना इंटरेस्ट नहीं रहा कभी भी। मैं कॉमर्स एक ऐसी स्ट्रीम थी, क्योंकि मेरा भाई भी चार्टर्ड अकाउंटेंसी परस्यू कर रहा है, तो उसको देखकर भी एक कॉमर्स स्ट्रीम के लिए एक अलग सा लगाव है। मेरे फादर भी बैंकर है, तो एक अजीब सा एक अट्रैक्शन है कॉमर्स के लिए। सेकेंडली, कॉमर्स में लोगों को लगता है कि आप कॉमर्स में कमजोर बच्चे या खराब बच्चे ही जाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कॉमर्स में आपको बहुत से करियर ऑप्शंस मिलेंगे, शायद वो साइंस से भी ज्यादा है। और जैसे जैसे इकोनॉमी प्रोग्रेस करेगी, कॉमर्स के बच्चों के लिए ऑप्शंस और ज्यादा बढ़ते जाएंगे, तो कॉमर्स एक बहुत ब्राइट स्ट्रीम है। अब आप आगे क्या करने वाली हैं? आगे आपका फ्यूचर में क्या बनने का प्लान है? मुझे तो सिविल सर्वेंट ही बनना है, बिकॉज वही एक ड्रीम है जो मैं परस्यू करना चाहती हूँ हमेशा से ही। और सिविल सर्विसेज सिर्फ पावर या अथॉरिटी के लिए नहीं बनना, उसके पीछे बहुत से रीजंस हैं, क्योंकि आप कभी भी कहीं जाते हैं और आप चीजों को देखते हैं कि यहाँ सब गलत हो रहा है, सब खराब हो रहा है। तो मेरे फादर ने मुझसे एक दिन कहा कि ये बोलने से कुछ नहीं होगा, अगर तुम खुद कुछ नहीं कर सकती हो तो पहले खुद कुछ बनो और सिस्टम को इम्प्रूव करने की कोशिश करो, ना कि सिर्फ बुराई करो। तो सिविल सर्विसेज एक ऐसी चीज है जो मैं करना चाहूंगी, क्योंकि मैं हेल्थ और एजुकेशन पे इम्प्रूवमेंट करना चाहती हूँ। हेल्थ और एजुकेशन। समृद्धि, जैसे कि आपने कहा कि आपने साइंस में नहीं गई, लेकिन आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई की और आपका जो फ्यूचर है वो आप सिविल सर्वेंट बनना चाहती हैं। अब ये बताइए कि ये मैं एक बात पूछना चाहती हूँ, आपने कहा डिबेट में वाकई लग रहा है कि आपको सोशल इश्यूज में बहुत इंटरेस्ट है। एज ए स्टूडेंट आपने जो ओवरऑल ऑनलाइन पढ़ाई की है, पूरे 1 साल से ज़्यादा का वक्त हो गया, बच्चे पूरे देश में ऑनलाइन ही पढ़ाई कर रहे हैं, आपको ऑनलाइन पढ़ाई में से कि जो प्रोसेस है उसको कितना कंफर्टेबल पाती हैं, या आपकी कोई एडवाइस है कि नहीं ऑनलाइन पढ़ाई के सिस्टम में ये चीज़ इम्प्रूव होनी चाहिए? बहुत सारे क्योंकि बच्चे कहते हैं कि ऑनलाइन पढ़ाई में ठीक से नहीं हो पा रही है, हम ये चीज़ मिस कर रहे हैं। तो ऑनलाइन पढ़ाई का जो सिस्टम है उससे कितना आप सेटिस्फाई हैं? क्या इसमें कोई कमी दिखती है आपको? जिस हिसाब से कोविड केसेस थे, तो ऑनलाइन के अलावा हमारे पास कोई और अल्टरनेटिव था नहीं। शुरुआत में सबकी तरह मुझे भी बहुत प्रॉब्लम्स आ रही थी समझने के लिए, एक नई चीज थी, जूम नहीं, ऐप को समझना, ऑनलाइन क्लासेस को समझना डिफिकल्ट था। बट अब धीरे धीरे हम उसके साथ बहुत ज्यादा अब अभी कोई डिफिकल्टी नहीं आती, इजी हो चुका है। और मुझे लगता है अगर आप कैमरा ऑन करके टीचर के साथ इंटरेक्टिव हैं, तो टीचर भी अपना 100% कोशिश करते हैं कि वो आपको जितना हो सके आपको फील कराएं कि आप सचमुच में क्लासरूम में बैठे हैं। और हमारे स्कूल में तो स्पेशली हम यूनिफॉर्म पहन के और कैमरा ऑन करके सारी क्लासेस करते थे, तो हमें कभी फील नहीं आया कि हम स्कूल में नहीं है, क्लासरूम में नहीं है। पर हाँ, टीचर्स के साथ इंटरेक्शन और बच्चों के साथ अगर आप वर्चुअली और ऐसे मिलने में तो अंतर है ही। तो दोस्तों को मिस करते हैं और टीचर्स को
मिलना चाहते थे, बट कभी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई कि कंसेप्ट नहीं क्लियर हो रहे, क्योंकि स्कूल ने बहुत कोशिश करी कि वो सब कुछ हमारे जितने भी छोटे से छोटी प्रॉब्लम से क्लियर कर सके। ओके। समृद्धि, अब बस मैं लास्ट में आपसे ये पूछूंगी कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनके अच्छे मार्क्स इस बार नहीं आ पाए, और कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं कि नहीं, हम चाहते हैं कि अगर ऑफलाइन एग्ज़ाम होता, हमें सेंटर में जाने का मौका मिलता, तो हम बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाते। और एक और बात, ये बहुत अहम बात भी है, जैसे आप शहर में रहती हैं, आपके पास ऑनलाइन एजुकेशन का सिस्टम था, और आप लकी हैं कि आपका स्कूल ने इतना आपको कोऑपरेट किया। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट हमारे देश में ऐसे हैं जो रूरल एरियाज़ में रहते हैं, जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है, जिनके पास इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं है, वो बच्चे नहीं पढ़ पाए, पढ़ाई उनकी बहुत प्रभावित हुई है, और उन्हें लगता है कि ये साल तो बहुत मतलब अच्छा नहीं बीता, वेस्ट हो गया। ऐसे और दे आर वेरी कंसर्न अबाउट देयर फ्यूचर कि अब आगे क्या होगा, क्योंकि 10th का जो एग्ज़ाम है हमारे देश में, एक 10वीं की परीक्षा बहुत मायने रखती है कि 10th बोर्ड है। ऐसे बच्चे जो ऑनलाइन की पढ़ाई ठीक से नहीं कर पाए, स्कूल नहीं जा पाए, तमाम सारी उनके रिसोर्सेज उनके पास नहीं होते, ऐसे बच्चों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगी, कैसे उन्हें मोटिवेट करना चाहेंगी? ऐसे बच्चे हैं जिनको रिसोर्सेज नहीं अवेलेबल थे, फोन्स नहीं थे, उनकी पढ़ाई का बहुत नुकसान हुआ है। भगवान की कृपा रही कि मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, पर जितने भी बच्चे हैं जिनके साथ ऐसा हुआ है, मैं उनसे यही कहूंगी कि वो निराश ना हो। 10th आपके लिए सिर्फ एक पहली सीढ़ी की तरह होता है। मुझे लगता है 11th और 12th बहुत ज्यादा मैटर करता है, और मार्क्स आपका फ्यूचर नहीं डिसाइड कर सकते। इट्स इम्पोर्टेंट कि आप आगे क्या करते हैं। और अगर आप देखें तो गांव से भी और रूरल एरिया से भी बहुत से टॉपर्स आते हैं, बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो कि बहुत प्रतिभावान होते हैं। अभी मीराबाई चानू, जिनका भी हमने देखा, वो नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करती हैं, तो उन्होंने भी बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करी। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। आई थिंक सिर्फ एक 10th का रिजल्ट आपका फ्यूचर नहीं डिसाइड कर सकता। हाँ, बहुत रिसोर्सेज की प्रॉब्लम एक सही इशू है, लेकिन कोविड के कारण हमारे पास कोई अल्टरनेटिव नहीं था। गवर्नमेंट वाज नॉट प्रिपेयर्ड, कोई प्रिपेयर्ड नहीं था। हम भी प्रिपेयर्ड नहीं थे। शायद आगे चल के इम्प्रूवमेंट्स आए, रिसोर्सेज में इम्प्रूवमेंट्स आए, रूरल एरियाज में भी फोन और कनेक्टिविटी इश्यूज के ऊपर डिस्कशन हो, वो बहुत जरूरी है। लेकिन मैं उनसे कहूंगी निराश ना हो। 10th आपके लिए सिर्फ एक पहली सीढ़ी की तरह है, अभी तो लक्ष्य तो बहुत बड़ा है। अब ये इतनी बहुत ही इतनी सक्सेसफुल रिजल्ट पाने के बाद कैसे सेलिब्रेट कर रही हैं आप? परिवार के साथ सब, मेरे नाना नानी सब लोग बहुत खुश हैं, वो सब आए घर पे। और तो यही बहुत बड़ी बात होती है जब आपको आपके बड़ों से आशीर्वाद मिलता है, और सब आपके परिवार वाले बहुत खुश होते हैं, खासकर आपके पेरेंट्स जब आप पे प्राउड फील करते हैं, आपके टीचर्स खुश होते हैं, तो वही सबसे बड़ी बात होती है। तो वही मेरे सेलिब्रेशन भी है। ओके। अब आप 11th, मतलब अभी आप जैसे रिजल्ट आ गया, अभी तो आप रिलैक्स हैं, कब से 11th के लिए क्या आप सोच रही हैं कि आप ऑनलाइन पढ़ाई शुरू हो जाएगी, कैसे पढ़ने वाली हैं आप, आगे के लिए क्या प्लानिंग है आपकी? अब कल से ही मेरा नॉर्मल स्केड्यूल शुरू हो जाएगा, वही 11th ऑनलाइन क्लासेस, पढ़ाई, टेस्ट, और हमारे एग्जाम भी शुरू होने वाले। मुझे लगता है 11th बहुत जरूरी है। मैंने पहले भी कहा 9th और 11th आपका बेस होते हैं। अगर आपको 10th और 12th में स्कोर करना है तो 9th और 11th बहुत जरूरी है। तो 11th अब मैं सब कुछ भूल के 11th पे ज्यादा फोकस करूंगी। थैंक यू समृद्धि। और मुझे लगता है कि आपसे बात जो मैंने की है, और आपकी जो स्टोरी है, आपने जितनी मोटिवेशनल बातें बताई हैं, अपनी पढ़ाई स्टडीज़ के बारे में जो बताया है, तमाम जो लाखों स्टूडेंट्स देश भर में हैं जो अभी 9th पास करके 10th में आए, वो उनको आपकी कहानी, आपकी सक्सेस बहुत मोटिवेट करेगी। और आपने जो सजेशन दिया, आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात की है, कभी भी 9th और 11th क्लास को लाइटली नहीं लेना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो इस साल अभी अगर बोर्ड में उनका अच्छे मार्क्स नहीं आया, तो उसकी एक वजह ये रही है कि 9th में उन्होंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, उन्होंने उसे लाइटली लिया इन्होंने, या फिर उन्होंने प्री बोर्ड में ध्यान नहीं दिया, उन्हें लगा जब मेन बोर्ड की एग्जाम आएंगे तब हम अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए समृद्धि ने बहुत अच्छी एडवाइस दी है कि अगर आप, जिनका 10th में अगर आपके अच्छे मार्क्स नहीं आए, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, लेकिन 11th में अगर आप गए हैं तो आप 11th से देखिए, समृद्धि कल से ही अपनी स्टडीज
स्टडीज़ पे फोकस करने वाली हैं, पढ़ाई करने वाली हैं। तो सभी बच्चे जो 10th पास कर चुके हैं वो 11th में जो कसर रह गई है उसको पूरा करें। तो ये थी समृद्धि जिन्होंने बताया कि 100% मार्क्स लाने का क्या तरीका होना चाहिए, कैसे उन्होंने ऑनलाइन के दौर में इस लॉकडाउन के दौरान अपनी पढ़ाई पर फोकस किया, घर में रहकर भी कितनी वो अपनी स्टडीज़ के लिए सीरियस रहेंगी। एक अहम बात जो समृद्धि ने बताई कि आपको कभी भी प्री बोर्ड एग्ज़ाम या 9th या 11th क्लास के रिजल्ट्स के एग्ज़ाम्स को, पढ़ाई को लाइटली नहीं लेना चाहिए। इस बात का इंतज़ार नहीं करना चाहिए कि जब 10th के बोर्ड आएंगे या 12th के बोर्ड आएंगे तभी हम पढ़ाई करेंगे। आप जैसे ही 9th में जाते हैं या 10th पास करके 11th में जाते हैं, आपको शुरुआत से ही अपनी स्टडीज़ पे फोकस करना चाहिए। अगर आप इस तरह से पढ़ाई करते हैं तो आप भी बन सकते हैं टॉपर। आप देखते रहिए मोटिवेशन विद मीना। अगले एपिसोड में मैं आपको किसी ऐसी ही पर्सनालिटी से रूबरू कराऊंगी।